मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं। टारगेट विद RCT एजुकेशन पर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत की जो भी सूचनाएं होती हैं देने का प्रयास किया जाता है। जो भी भरसक प्रयास होता है आपको दिया जाता है। आज हम आपको बहुत सारे विश्वविद्यालय, वो चाहे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अथवा ASU है, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम से जाना जाता है, अथवा रोहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, अथवा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, अथवा आगरा विश्वविद्यालय हो, सभी की जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रवेश कहाँ कहाँ चल रहे हैं, परीक्षाएं कहाँ होने वाली हैं, आपकी वार्षिक परीक्षाएं अथवा सेमेस्टर परीक्षाएं कहाँ होने वाली हैं, सभी पर एक एक करके आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। और CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट UG के लिए, जो UG के अंडर ग्रेजुएट अर्थात BA BSc के लिए जो भी टेस्ट होने जा रहा है, उसका एडमिट कार्ड आपका जो है उसकी नोटिस जारी हो गई, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। 15 जुलाई से 20 जुलाई तक पेपर है। इन सब चीज़ों पे आपसे विस्तृत हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपसे हम आज बात करने वाले हैं। बात इसलिए करने वाले हैं कि आप एक प्रवेश लेने जा रहे हैं। एक ऐसे युवा हैं जो आपके सामने बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ प्रवेश लें, किस विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, हम BA करें, BSc करें, ITI करें, पॉलिटेक्निक करें, डी फार्मा करें। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी बहुत सारी चीज़ों पे वो करती है कि हम सक्सेस कहाँ जल्दी, क्योंकि समय सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। समय लोगों से सुना जाता है, सभी कहते हैं अरे हमारे पास समय नहीं, क्योंकि व्यक्ति शॉर्टकट में जीना चाहता है। तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, अथवा आपका जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आपका ANM GNM कोर्स होते हैं, BSc नर्सिंग कोर्स होते हैं, डी फार्मा होते हैं, बी फार्मा, मेडिकल क्षेत्र में जो मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसके लिए भी प्रवेश चल रहे हैं। खैर, उन सब पर बातें हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम आपसे इस विषय पे बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे क्या करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हमें समाज से भी सीखना होता है, व्यवहारिक जीवन से भी सीखना होता है। तो हम लोग आज एक हमारे पास सहसा विदधीत न क्रियाम एक सूक्ति है, एक श्लोक, जो सूक्ति है महाकवि भारवी की सूक्ति है, जिन्होंने सहसा विदधीत न क्रियाम का बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। और इसका जो है, इससे अगर इसका अर्थ जानने के बाद व्यक्ति को, उन अभिभावकों, अगर जो अभिभावक अथवा जो स्टूडेंट देख रहे हों इस क्लास को, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर इसको समझने का प्रयास करें। सहसा विदधीत ये बहुत ही बड़ा ग्रंथ किरातार्जुनीयम से लिया गया है। महाकवि भारवी ने सहसा विदधीत न क्रियाम, एक बहुत ही उनका इम्पॉर्टेंट, जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक उनका था, जिसको, इस सूक्ति को उन्होंने अपने शयन कक्ष में लगा के रखा था और इसको कई जगह प्रयोग किया गया, कई लोगों को के जीवन में काम आया। तो आपके जीवन में क्या काम आ सकता है, तो आप लोग भी इसको जानने। और सहसा विदधीत न क्रियाम अर्थात सहसा मीन्स एकाएक नहीं करना चाहिए, किसी कार्य को बिना सोचे समझे अचानक नहीं करना चाहिए। क्रियाम के आगे अगर हम विवेक शब्द लगा देते हैं, विवेक भी लगा हुआ है इस श्लोक में, तो सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक, तो सदैव अपने विवेक से कार्य करना चाहिए और अचानक किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इस पर इनकी दो कहानियां हैं, एक इनसे जीवन से संबंधित कहानी जुड़ी हुई है, दूसरी किसी अन्य के जीवन से। दोनों कहानियां हम आज आपको बताने वाले हैं। खैर, वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको ज़रूर जानें। इस सहसा विदधीत न क्रियाम
का मतलब समझें और ये जीवन में क्या आपके भी काम आ सकती है, इसको जरूर समझें। तो चूँकि कहते नहीं सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसी बातें नहीं। कुछ चीज़ें छोटी होती, कहते नहीं सुई जो बहुत छोटी होती है लेकिन चुभने पे पूरा बॉडी का वो हिला देती है, ठीक है। तो ज़रूर जैसे बिच्छू होती है, थोड़ा सा हल्का सा डंक मार देती है लेकिन व्यक्ति के पूरे शरीर को हिला देती है। तो उसी तरह ये जो हमारे प्राचीन कवि थे, जो विद्वान थे, जो एक दरबारी कवि के रूप में रहते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ रहते थे, उनके जुबान पे ऐसी ऐसी चीज़ें रहती थी कि जिसके उनके साम्राज्य को बदल दिया जाता था। उनके अंदर एक बहुत अच्छी भावना आ जाती थी। तो हम आज देखते हैं महाकवि भारव ने क्या कहा सहसा विधित न क्रियाम पे। तो इनके जीवन से संबंधित एक घटना एक है कि जब ये बचपन में थे, जब ये छोटे थे अर्थात ज़्यादा 8-10 साल के थे, क्योंकि इनकी रचना एक बहुत प्रखर विद्वान थे, तभी से श्लोकों की रचना करना प्रारंभ कर दिए थे। तो ये श्लोक सहसा विधित न क्रियाम ये पहले से ही लिखकर अपने शयन कक्ष में लगाए हुए थे, जहाँ स्टडी करते थे, जहाँ पढ़ते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिताजी इनको डांट दिए थे किसी सभा में। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, कहीं 2-4 लोग यार मित्र मंडली में आप गपशप कर रहे हैं और आपके पिताजी उधर से गुजर रहे हो, तो क्या हो आपको डांट दें, क्या यहाँ कर रहे हो, कि कोई काम नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते, चलो घर। अब ये बातें इनको बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि इन्होंने सोचा कि आज हम इसका बदला, प्रतिशोध की भावना से ये सोचे कि रात में आज इनको हम ज़रूर ठीक करेंगे। तो क्या हुआ, हाँ वही तो, लेकिन क्या हुआ कि जब रात हुई, जब ये अपने शयन कक्ष से निकले कि देखें कि पिताजी हमारे क्या कर रहे हैं, तो वहाँ देखे कि माता पिता इनके रात में बात कर रहे थे। इनकी माँ पिताजी से इनसे कह रही थी कि आप जो है अपने मीन्स भारव अपने लड़के को इस तरह क्यों डांटते हैं, कहीं आप, जबकि आपका लड़का इतना प्रखर है, तेज है, विद्वान है, तब भी आप। तो इनके पिता क्या कहते हैं, इनके पिता कहते हैं कि मैं उसको नहीं डांटता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि वो लड़का हमारा और तीव्र गति से आगे बढ़े और उन्नति करे, हाँ उसकी उन्नति में सहयोग हमारी बातें करें, इसलिए मैं डांटता हूँ, उसके विकास के लिए डांटता हूँ, वो आगे बढ़े इसके लिए मैं उसको डांटता हूँ। ऐसी बातें नहीं कि मैं उससे प्रेम नहीं करता, मैं भी प्रेम करता हूँ। तो खास करके उन अभिभावक जो सुन रहे हैं, तो ऐसे अभिभावक अथवा ऐसे प्रतियोगी अथवा ऐसे छात्र जरूर इस कहानी से सीखें कि उस समय जब इतनी बातें पिता के सुनते हैं तो उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। वो सोचने लगते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए सदैव अच्छा, कोई भी किसी का भी गार्जियन, किसी के भी अभिभावक, माता पिता सदैव आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, गुरु सदैव आपके अच्छे के लिए। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका गुरु, आपके माता पिता आपके गलत के लिए सोचते, आपके अहित के लिए, सदैव हित के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर वो जो है महाकवि भारवी, उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी मतलब अजीब सा दर्द हुआ। वो अपने पिता के सामने आए और नतमस्तक हुए और बोले कि पिताजी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती, आज हम ऐसे करने जा रहे थे, आपने हमको जो डांटा था। तब उनको पिता बहुत सारी बातें समझाते हैं। तो ये कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हमारा अभिभावक हमें किसी बात के लिए अगर डांटता है, कभी कहता है कुछ, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ बातें सही होती हैं। उस पर आप विचार ज़रूर करें, उस पर सहसा विधित न करें। अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। और इसी तरह इनकी दूसरी भी कहानी है। उसी श्लोक को एक बार इनके पास बहुत कुछ विपत्तियां आ गई, तो ये श्लोक एक बनिया को दे देते हैं। ये और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप जानिए कि ये बनिया जो लेता है श्लोक, वो भी अपने शयन कक्ष में टांग देता है। अचानक उस बनिया को एक बार क्या हुआ कि बाहर जाना हुआ, विदेश जाना हुआ, और बनिया की नौका वहाँ पलट गई और उसको आने में लगभग कई वर्ष लग गए। जब लगभग 8-10 वर्ष बाद वो आता है, उसके पास एक पुत्र था लगभग 10 साल का। वो पुत्र लगभग 20 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, युवा हो गया। जब वो लौट के आता है, क्या देखता है, उसकी पत्नी के साथ जो है वो पुत्र उसका सोता रहता है। लेकिन वो सोचता है कि अरे
ये जो हमारी पत्नी है किस पर पुरुष के साथ सो रही, उसको भ्रम हो जाता है। वो सोचता है कि अरे लग रहा है कोई हम नहीं थे, इतना दिन तो हमारी पत्नी किसी पर पुरुष से संपर्क में आ गई। वो सोचता है कि नहीं, अब इन दोनों को आज हम ख़त्म ही कर दें। अब तो उसने क्या किया, मारने की इच्छा से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इत्तेफाक चूँकि शयन कक्ष में श्लोक लगा हुआ था, सहसा विद्धित न क्रियाम, तो उसने पढ़ लिया, करे ये तो भारव ने कहा था अचानक किसी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम इस अपनी पत्नी को मार देते हैं, हो सकता है अनर्थ हो जाए, इसलिए पहले पूछते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते तो उसकी पत्नी आके उसके पैर छूती है और उसके अपने बेटे से कहती, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम भी पिता। जब बेटा भी उसका पैर छूता है तो वो पूछता है कौन है, तो बताता है आपका बेटा है। तब वो कहता है, करे यार तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, हमने सोचा कोई पर पुरुष तुम्हारे साथ लेटा हुआ है, सो रहा। तो यहाँ पर आप इस कहानी से ये भी देखें कि ये श्लोक कितना काम आया, कितने लोगों के काम आया, कहीं ना कहीं आपके भी काम आ सकता है। तो इसलिए इस श्लोक को ज़रूर अपने जीवन में ढालें। सहसा विद्धित न क्रियाम, विवेक से किसी कार्य को करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें जो है किसी कार्य को बिना सोचे से, हमारे अभिभावक अगर किसी बात को समझा रहे हैं तो हमें अच्छे के लिए, हमारा गुरु समझा रहा है तो कोई अच्छे के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आज आपका जो है रोहेलखंड विश्वविद्यालय अर्थात जिसने बीएड का एंट्रेंस कराया है, जिसका रिजल्ट आपका जो है 5 अगस्त को आने वाला है। 5 अगस्त को आने वाला है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली हैं लगभग अगस्त में। सारी परीक्षाएं, चाहे ASU की हैं, रोहेलखंड की हैं, BU के हैं, आगरा विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाएं आपकी जो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की परीक्षाएं अगस्त में होने जा रही हैं। हो सकता है जुलाई में ही, जुलाई लास्ट या अगस्त में होगी सारी परीक्षाएं जो सम सेमेस्टर की अथवा बीएड के स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के देख लें। और जो है 20 जुलाई तक इसका प्रवेश, जो नए छात्र प्रवेश फॉर्म नहीं भरे हैं 20 जुलाई तक प्रवेश फॉर्म भर दें। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज का भी प्रवेश चल रहा है और इसमें भी जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भर दें। और आपका जो है CUET का UG का जो प्रवेश परीक्षा है 15 जुलाई से एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल 15 जुलाई से एडमिट कार्ड निकाल लें, आपका सेंटर कहाँ गया तैयारी कर लें, आपके एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना है, सारी चीज़ों पर आप लोग नोटिस जारी हो गए, आप लोग देख लें, एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें मेंशन हैं। और रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की हमने बात किया, बरेली का बीएड का एंट्रेंस 5 को हमने बताया आने वाला है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। बुंदेलखंड झांसी की परीक्षाएँ, जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं आपकी प्रारंभ होने वाली हैं। वार्षिक परीक्षाएँ अगस्त से होंगी, ये भी आप लोग देख लें। और आगरा विश्वविद्यालय मथुरा की भी परीक्षाएं अगस्त से होने वाली हैं, वो चाहे बीएड के स्टूडेंट हो अथवा जो है सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट हो, वो सारी चीज़ों की सूचना हमने आपको दे दिया है। और आप लोग इस सूचना को अच्छी लगी हो तो सबसे पहले टारगेट विद RCT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इन सारी सूचनाओं को अपने मित्रों तक भी भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद।